अमेरिका और ईरान के दरमियान आखिरकार एक मुआहिदा तय पा गया और इस मुआहिदे की मंजिल पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान की अनथक मेहनत और सफारतकारी ने कलीदी किरदार अदा किया। जाहिर है इस जंग ने दुनिया की माशी और सियासी सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। यानी ये जंग किसी एक फरीक के नुकसान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसका खमियाजा उठाया है। यही वजह थी कि अमरीकी सदर ट्रंप पर इस जंग को ख़त्म करने का दबाव बढ़ता चला जा रहा था और वो सारी सूरत हाल से जल्द अज जल्द निकलना चाहते थे। इसीलिए ट्रंप इंतज़ामिया ने बाज़ हल्कों की ख्वाहिशात के बरक्स ईरान के साथ मुआहिदे को तरजीह दी। अब अगर मुआहिदे की बात की जाए तो गो के इसके कुछ खदोखाल सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल मतन मंजर आम पर नहीं आया। पहले ये इत्तलात सामने आई कि जुमे के रोज़ इस मुआहिदे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर लाया जाएगा, लेकिन अब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अपनी गुफ्तगू में ये इंदिया दिया है कि सदर ट्रंप मुआहिदे की तफसीलात जुमे से पहले भी जारी कर सकते हैं। JD वेंस के इस बयान को अगर सफारती तनाजुर में देखा जाए तो जुमे से पहले मुआहिदे का मतन जारी करने की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह मुमकिन तौर पर यह हो सकती है कि आलमी मंडियों को फौरी यकीन दहानी दी जाए कि आबनाए हुर्मुज़ तवानाई की तरसील और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। दूसरी वजह यह है कि मुआहिदे पर मुख्तलिफ कयास आराइयों और अफवाहों का खात्मा किया जाए, लेकिन क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ फरीक अपनी अपनी तशरीहात पेश कर रहे हैं। तीसरी और शायद सबसे अहम वजह यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया इस सफारती कामयाबी का बयानिया खुद तश्कील देना चाहती है ताकि नाकिदीन या मुखालिफ फरीक पहले से राय आमा पर असरअंदाज ना हो सकें। यही वजह है कि एक तरफ JD वेंस मुआहिदे के जल्द अज जल्द सामने लाने का इजरा का इशारा दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि अभी बहुत सी तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। अब यही नुक्ता इस हकीकत की तरफ भी इशारा करता है कि मुआहिदे की तफसीलात पर अभी बातचीत जारी है। इसका मतलब ये हुआ कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों अब भी अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद के उसूल की कोशिश कर रहे हैं। सफारतकारी में अक्सर ऐसा होता है कि बुनियादी फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है, लेकिन असल कशमकश अमल दरामद, निगरानी, माशी मराहत और सिक्योरिटी ज़मानतों पर होती है। अमरीका चाहता है कि इस मुआहिदे से ख़ित्ते में इस्तेहकाम भी आए और इसके सिक्योरिटी खदशात भी दूर हों, जबकि ईरान इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि इसे माशी रिलीफ, सरमायाकारी और आलमी तिजारत तक बेहतर रसाई हासिल हो। यानी मौजूदा मरहला दरअसल मुआहिदे के बाद की सौदेबाजी का मरहला दिखाई देता है, जिसमें दोनों फरीकैन अपने अपने कौमी मफादात को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गो के अमरीकी सदर ट्रंप ये दावा कर रहा है कि मुआहिदा इतवार को तय पा चुका है, लेकिन साथ ही वो बार बार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस पूरे अमल का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ट्रंप के हालिया बयानात से भी ये तासुर मिलता है कि उनके नज़दीक मुआहिदे की कामयाबी का असल पैमाना यही होगा कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से काबिल तस्दीक ज़मानतें हासिल हों। ट्रंप ने भी इस मुताल्लिक बात की और ट्रंप के इस मौक़िफ़ से वाज़ेह होता है कि गो के जंग बंदी और कशीदगी में कमी अहम पेशरफ्त है, लेकिन असल तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। जौहरी प्रोग्राम का मामला बदस्तूर मुज़ाकरात के मरकज़ में मौजूद है। सवाल यह है कि क्या इस मामले पर मुकम्मल कंसेंसस मुमकिन हो पाएगा, तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। तारीख़ बताती है कि जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात हमेशा तवील, पेचीदा और मरहलावार होते हैं। अमरीका किसी भी मुमकिन जौहरी सलाहियत के हवाले से सख्त निगरानी और तस्दीक का निज़ाम चाहता है, जबकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, साइंसी तरक्की और कौमी वक़ार के पहलुओं को मद्देनज़र रखता है। इसीलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अलबत्ता मौजूदा पेशरफ्त इस बात का इशारा ज़रूर देती है कि दोनों फ़रीक़ैन कम अज़ कम मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर आमादा ज़रूर है। और इसी तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान भी ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाता है, जिसमें उनका कहना है कि हम अमन मुआहिदे के नफाज के अमल दरामद की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारी कोशिश है कि मुआहिदे से मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी मौक़े हासिल किया जाए। गो के ईरानी वज़ीर ख़ारजा पॉलिसी में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता और अब्बास अराग़ची के इस बयान से ज़ाहिर होता है कि तेहरान इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ सिक्योरिटी अस्करी ज़ाविये से नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक माशी मौका भी समझ रहा है। ईरान बखूबी जानता है कि बरसों की पाबंदियों, कशीदगी और इलाकाई तनाव ने उसकी मईशत पर दबाव डाला है। यही वजह है कि अगर मुआहिदा माशी दरवाजे खोलता है तो ईरान इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी पैदा होता है कि जब ईरान इक़्तिसादी मामलात पर अमरीका से मुज़ाकरात कर रहा है, तो क्या एटमी प्रोग्राम जैसे मामलात पर उसके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं? तो गालिबन ऐसा नहीं है। माशी मफादात और सिक्योरिटी खदशात दो अलग अलग दायरे हैं और मुमकिन है कि इक़्तिसादी ताउन के बावजूद जौहरी मामलात पर इख्तलाफ़ात किसी न किसी सतह पर बाकी रहें। और इसी तनाज़ुर में अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट भी इसी जानिब इशारा करती है। जैसा कि एक्सियोस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान मुमकिन मुआहिदे में अपने जौहरी प्रोग्राम या अमरीकी शराइत कबूल करेगा या नहीं,
इस हवाले से CIA के डायरेक्टर ने सदर ट्रंप को इंटेलिजेंस खदशात से आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस जायज़ों में बाज़ शकूक पाए गए हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम का भी कहना है कि बाज़ शराइत पर अमल दरामद आसान नहीं होगा। अब देखा जाए तो इस रिपोर्ट का अहम पहलू ये है कि मुज़ाकराती अमल की पेचीदगी को उजागर कर रही है। किसी भी बड़े मुआहदे में सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस हल्के और तकनीकी माहिरीन भी शामिल होते हैं। जब इंटेलिजेंस इदारे खदशात ज़ाहिर करते हैं तो इसका मतलब लाजमन ये नहीं होता कि मुआहदा नाकाम हो जाएगा, बल्कि मुज़ाकराती अमल का एक फ़ितरी हिस्सा होता है। दरहकीकत ऐसे खदशात फरीकैन को ज़्यादा मजबूत निगरानी, शफाफियत और तस्दीकी निज़ाम वज़ा करने पर मजबूर करते हैं। इसलिए इन रिपोर्ट्स को मुआहदे के खात्मे के इशारे के तौर पर नहीं बल्कि इसके अगले मरहले की पेचीदगियों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस मुआहदे के बाद एक और अहम पेशरफ सामने आई है जो इस पूरे प्रोसेस के सियासी और नफसियाती पहलू को समझने में मदद देती है, और वो ईरानी सदर का बयान है। जैसा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुआहदे पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि ईरान फातेह बनकर सामने आया है। मुआहदे पर इसराइली रद्दअमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। ईरानी कौम और अफवाज की बहादुरी ने ईरान को हतमी फतह की जानिब बड़ा कदम उठाने के काबिल बनाया। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त खत्ते और ईरान की मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। अब मसूद पज़ेश्कियान का ये बयान दरअसल इस हकीकत की अक्कासी करता है कि किसी भी जंग या बहरान का इख्तिताम सिर्फ मैदान जंग में नहीं होता बल्कि बयानिए की जंग भी साथ साथ चलती है। और ईरान की कोशिश है कि वो अपने अवाम, अपने इत्तेहादियों और खत्ते में मौजूद अपने हामी हल्कों को ये पैगाम दे कि ये मुआहदा दबाव के नतीजे में नहीं बल्कि मज़ाहमत और इस्तकामत के बाद हासिल होने वाली कामयाबी है। यही वजह है कि ईरानी सदर ने अपनी गुफ्तगू में बार बार ईरानी कौम, मुसल्लह अफवाज और मज़ाहमती क़ुव्वतों का जिक्र किया है। दरहकीकत तेहरान बखूबी जानता है कि अगर मुआहदे को दाखिली सतह पर कमज़ोरी या पसपाई के तौर पर पेश किया गया तो इसके सियासी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए ईरान इस मुआहदे को एक सफारती कामयाबी और अपनी पॉलिसियों की तौसीक के तौर पर पेश कर रहा है। और यहाँ एक अहम नुकता यह भी है कि जब किसी तनाज़े के इख्तिताम पर दोनों फरीकैन खुद को फातेह करार देते हैं तो इसका मतलब उमूमन ये होता है कि मुआहदा किसी हद तक मुतवाज़न बुनियादों पर तय पा गया है। जैसा कि अमरीका अपने अवाम को ये बता रहा है कि उसने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक दिया है, जबकि ईरान अपने अवाम को ये पैगाम दे रहा है कि उसने दबाव के बावजूद अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। यही वजह है कि दोनों ममालिक के सरकारी बयानियों में फतह के दावे सुनाई दे रहे हैं। और सफारतकारी में अक्सर ऐसी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब कोई फरीक मुकम्मल शिकस्त कबूल करने की बजाय एक काबिल कबूल समझौते पर आमादा हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में एक और इंतहाई अहम पेशरफ्त आबनाए हुर्मज़ से मुताल्लिक सामने आई है। इतलात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद आबनाए हुर्मज़ से बहरी जहाज़ों की रवानगी दोबारा शुरू हो गई है। 3 ईरानी तेल बरदार जहाज़ और ज़रूरी सामान ले जाने वाले 2 कार्गो जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजर चुके हैं। ये जहाज़ कई माह से मुख्तलिफ पाबंदियों, कशीदगी और अमली रुकावटों के बायस फंसे हुए थे। फिर इसी तनाजुर में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ रानी की मुकम्मल बहाली के लिए समुद्री रास्तों से बारूदी सुरंगें और दीगर ख़तरनाक रुकावटें हटाना ज़रूरी है, जिसके बाद बाकी फंसे हुए जहाज़ों और मल्लाहों को निकालने का अमल भी शुरू किया जा सकेगा। अब ये खबर बज़ाहिर एक तकनीकी या बहरी मामला मालूम होती है, लेकिन हकीकत में इसके असरात इंतहाई दूर रस हैं। आबनाए हुर्मज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है, जहाँ से आलमी तेल तजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। और गुज़श्ता कई माह के दौरान जब इस रास्ते पर ख़तरात पैदा हुए तो आलमी मंडियों में बेयकीनी बढ़ गई, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हुई, ताद्दिद कंपनीज मुतबादिल रास्तों पर गौर करने लगी। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान साहब, सबसे पहले तो जाहिर है फ्रेगमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं मुआहदे के कुछ नुकात सामने आ रहे हैं। अभी तक जो इसके खदो खाल हैं मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हैं, और यूँ लग रहा है कि जैसे स्ट्रेटेजिकली इस मुआहदे को आउट नहीं किया गया ताकि दोनों फरीकैन इसे अपने अपने तौर पर इस्तेमाल कर सके। ईरान इसको अपनी फतह करार दे रहा है, अमेरिका इसको अपनी फतह करार दे रहा है। अब जेडी वेंस कह तो रहे हैं कि इस मुआहदे को आउट कर दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुआहदा पब्लिक करना ना अमेरिका के मफाद में है ना ईरान के मफाद में एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका के जो इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से प्राइमरीज हो रही हैं, उसके रिजल्ट बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त बड़ी प्रिकेरियस सिनेरियो के अंदर है। लोअर हाउस के अंदर पावर रेजोल्यूशन जो एक्ट था उसके तहत इनकी डिफेक्शन हुई, पार्टी के अंदर 4 लोग दूसरी तरफ चले गए। सेनेट के अंदर वो लोग जो रिटायर्ड हो रहे हैं, जो थर्ड टर्म के लिए नहीं आएंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम देना चाहते हैं। योलो कॉकस के तहत वो कहते हैं कि लाइफ एक दफा मिलती है, हम डोनाल्ड ट्रंप को वो चीज नहीं करने देंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो मेगा बेस के अंदर ग्रुप
ग्रुप्स हैं जो प्रो जायनिस्ट हैं वो तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि मुआहिदा इतना ही ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप उसके कंटेंट्स की टेकअवेज जो है वो क्यों शोकेस नहीं करते, उसे रिलीज कर दें। मेरे ख्याल में ईरान जो है दूसरी तरफ इस बात पे अमल पैरा है कि जो कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं मैदान जंग के अंदर वो टेबल पे उसको महफूज करना चाहते हैं। देखिए ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा ये मुआहिदा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक याददाश्त है, ये एक MOU है जिसके अंदर 60 दिन के लिए एक्सटेंशन की गई है उस सीज फायर की 8 अप्रैल से जो नाफिज थी, जिसके ऊपर हमने देखा कि लो इंटेंसिटी वॉर के तहत इन्होंने स्कर्मिशेस की हैं पिछले हफ्ते है। तो ईरान हैज मेड इट श्योर कि अमेरिका नैरेटिव शेपिंग के अंदर ईरान को या इस डील को किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए जो है इस्तेमाल ना कर सके है। तो मुझे लगता है सिचुएशन अभी भी बड़ी प्रिकेरियस है। जैसे आपने बात की अब नाइफ हुर्मुज़ ओपन होगी हुई है, कैसे ओपन होगी हुई है, क्या वहां पे प्रीमियम इंश्योरेंस का खत्म हो चुका है, सुरंगी बरूदे वहां जो बारूदी सुरंगें हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं, अगर कोई ड्रोन स्ट्राइक हो जाती है, अगर सैबोटाज किया जाता है उसको, अगर टूल बूथ बना से पैसे लिए जाते हैं बना के वहां के ऊपर, तो सूरत हाल तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं जुमे से पहले वो निकाल के अपनी जो फैन बेस है उसको खास मैसेज दें, लेकिन इरानियन का बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो आखिरी मोमेंट तक कह रहे थे कि अब नए हुर्मुज़ को हम रेगुलेट करेंगे, जब कतरी वक्त ने 15 घंटे हमारे मुल्क में हमारे साथ मुज़ाकरात किए और $300 बिलियन की जो जेडी वैंस ने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप तो डिफाई करके, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तो डम्पस्टर्स हैं जिस तरह डेमोक्रेट को वो कहते हैं। तो ये तो खुद अपनी टीम का इतना बड़ा अपना की प्लेयर है जेडी वैंस, वो उसकी बात को नेगेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा खुद कोई सबोटाज करने वाला नहीं जो मामलात को उसी जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे पिछले हफ्ते थे। देयर इज अ मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लिप्स है। आप देखें कि ये जुमे वाले दिन हर दफा ये बात करते हैं ताकि मार्केट स्टेबल हो और मंडे को फिर कुछ ना कुछ नया कर देते हैं। अभी पाकिस्तान को भी एम्बेरस करने की मुझे लगता है ये एक तरह से कोशिश होगी, जब हम जुमे वाले दिन स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हैं, ओवरसी करना चाह रहे हैं, उस चीज से मुतालिक वो दस्तावेज पहले निकाल देंगे। देखें दुनिया इस चीज को समझ चुकी हुई है कि अमेरिका से ज्यादा काबिल भरोसा इस वक्त ईरान है। ईरान अगर मानता ही नहीं है उस चीज को, ईरान तो कह रहा है 60 दिन की इसीलिए विंडो हमने रखी कि हम मुज़ाकरात करेंगे। देखें ना उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से कोई बात की है कि हम उसे बैक ऑफ करेंगे, उन्होंने कहा JCPOA के तहत हम अपनी जगह पे मौजूद है 3.67%, हमने हर सूरत में यूरेनियम एनरिचमेंट करनी है। हमने उसके बाद प्रोडक्शन मिसाइल की सूरत बंद नहीं करनी, क्योंकि उन्हें पता चल गया वॉर के अंदर इवन जो हॉकिश एलिमेंट है वहां के ऊपर वो तक कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्वायर करना और हमें इस प्रोसेस को तेज कर देना चाहिए। देखिए 13 जून को पिछले साल अटैक हुआ जिसकी उन्होंने बरसी बनाई है, और अभी दोबारा जिस तरीके से सिचुएशन है ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है और इरानियन जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेवरेज नहीं देंगे किसी सूरत के अंदर, इसीलिए तो वो असर्ट कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद एंडोर्समेंट आती है ईरान की तरफ से है, वो सिवाय ये कहते हैं कि हाँ कुछ हदो खाल पे इत्तेफाक हो गया हुआ है, लेकिन क्या कोई सब्सटेंस है, क्या कोई ग्रेट डील अमेरिका निकाल सकता है? क्योंकि इरानियन जो है उसको उसी वक्त डिफाई कर देते हैं कि ये चीज तो अच्छा उस्मान साहब, थ्रू आउट द प्रोसेस इरानियंस हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी वेरी टफ नेगोशिएटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहली बार देखने को मिला कि जाहिर है इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये बारहा कह चुके थे आज डील हो रही है, कल डील हो रही है, हम करीब पहुंच चुके हैं मुआहिदे के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार जब स्टेटमेंट आया है US की तरफ से भी, तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी ये कहा है, यानी दोनों फरीकैन इस बात के ऊपर तो कायल नजर आए कि मुआहिदा हो गया है, कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस हुआ है। तो फिर इतने टफ नेगोशिएटर को किन पॉइंट्स के ऊपर राजी किया होगा कि वो ये कह रहा है कि भी हाँ हो गया है, और फिर उसको अपनी फतह भी करार दे रहा है? देखिए ईरान जो है इस चीज़ के बारे में बड़ा जो है वो क्या कहते हैं इंप्रेशन कामयाब तौर के ऊपर बनाने के काबिल रहा है सारे मामले के अंदर, कि पिछले हफ्ते जो अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि मुज़ाकरात का तासुर मैं ये दूं कि दबाव के नतीजे में ईरानियन मान गया। उन्होंने अटैक किया, आपको पता होगा जॉर्डन के अंदर उन्होंने अटैक किया, उन्होंने 5th फ्लीट को बहरीन में अटैक किया, कुवैत के उन्होंने सिटी एयरपोर्ट को अटैक किया। उन्होंने बताया हम असर्ट करते हैं जवाबी वार की हमारी सलाहियत अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा वो क्या मांगते हैं? सैंक्शंस का रिलीफ। वो कहते हैं ड्यू हमारा शेयर हमें मिलना चाहिए, हमारे $24 बिलियन के जो पैसे UAE के अंदर। अभी आपने एक्सिस की बात की, राइटर्स 3 दिन पहले ये स्टोरी करता है जिस टाइम्स ऑफ इजराइल जो है लिखता है कि हर सूरत के अंदर जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि $3 बिलियन UAE से आए हैं, और $20 बिलियन के लिए IRGC के वफ्त ने वहां पे तनून जो शेख बिन जैद के दूसरे बेटे हैं, डिप्टी वजीर आजम दुबई के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। और फिर उससे पहले जो है UAE का वक्त भी गया कि अगर रिकंस्ट्रक्शन होनी है, रिहेबिलिटेशन होनी है, तो $300 बिलियन
डॉलर की सारी रकम खलीजी रियासतों ने अदा करनी है। मुझे तो लगता है जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो कहीं पीछे रह गया। अब ईरान अकॉर्ड की बारी आएगी। अब ईरान जो है नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करेगा सऊदी अरेबिया के साथ अलॉन्ग विद अदर जीसीसी जो कंट्रीज हैं वो है। डोनाल्ड ट्रंप नैरेटिव शेप करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। खुद डोनाल्ड नहीं, यानी ट्रंप आप ये कह रहे हैं कि ईरान को कोई जंगी हर्जाना या कॉम्पनसेशन मिली है, लेकिन बराह रास्त यूएस साइड से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से बिल्कुल डेफिनेटली। और ये चीज़ की कंफर्मेशन है कि उन्हें $3 बिलियन मिले हैं। कतर भी गए थे तो अपने गवर्नर जो स्टेट बैंक है उनको साथ लेके गए थे। और रेहान तारिक, मैं आप साहब आपको ये भी बता दूं यहाँ के ऊपर कि उन्होंने ये चीज़ साबित की है कि जो नई पौध आई है ये रिस्क जो है रेडी स्ट्रेटेजी के ऊपर है, ये हिट कर सकती है। अब तो कोई ये प्रॉक्सी वार तो खत्म हो चुकी है। अब लेबनान में पिछले हफ्ते इन्होंने अटैक किया, संडे वाले दिन इन्होंने ईरान से मिसाइल चला दिए वहां के ऊपर इसराइल पर। उन्होंने बता दिया हमारी रेड लाइन्स, हमारी ज्योग्राफी नहीं है, हमने इसे स्ट्रेच कर दी। अब वॉर होगी तो हॉरिजेंटली होगी और हम उसे फैला के तुम्हारे बॉर्डर तक लेके चले जाएंगे। तो ये एक पिकेंट मैसेज है जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया था। आपको याद होगा जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, इन्होंने प्रोपोर्शनेट जो है रिस्पॉन्स दिया। पिछले साल 13 जून का अटैक हुआ, कैलकुलेटेड अटैक था। लेकिन अभी के जो गवर्नमेंट है, अभी की जो लीडरशिप है, वो रिस्क लेना चाहती है। उनकी जो खित्ते की बालादस्ती है, उन्हें लगता है मुज़ाकरात की टेबल पे कमजोर पड़ रही है, उन्हें असर्ट करना आता है। और उन्होंने हिट किया वहां के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप को 9 जून को रोकना पड़ा है उसे नेतन्याहू को कि आप जवाबी हमला ना करें। मेरे ख्याल में ये उन्होंने मैसेज भी दे दिया अगर अमेरिका पुल आउट करता है अपने मिलिट्री की ब्रिगेड के साथ यहाँ पे तो फिर 1-on-1 फाइट है। और उसके अंदर इरानियन पहली डिमोना को उड़ा चुके हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनकी। हाइफा जो तीसरा बड़ा शहर है सद थी, उसको उन्होंने हिट किया डीप। और फिर उनके कैपिटल तेल अवीव को, उनके पास तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं। पीछे मेडिटेरेनियन है, कहाँ तक जाएंगे? 22,000 किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क अगेंस्ट 1.6 मिलियन जो स्क्वायर माइल है। इरानियन यहाँ के ऊपर आपको हावी नजर आते हैं, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है। इरानियन मैदान जंग में हावी नजर आते हैं और ये दुनिया इस चीज को बाय कर रही है कि इरानियन ने साबित किया कि वो जियो पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं। और ये चीज की अंडरस्टैंडिंग जीसीसी कंट्रीज के एंड के ऊपर है। अगर खित्ते के अंदर वो मामला आगे की तरफ लेके जाएंगे, उसमें इसराइल आउट ऑफ द पिक्चर। इसराइल तो पराया स्टेट बन गया है, अछूत स्टेट है, रीजन के अंदर है। रीजन में जो नैरेटिव बाय किया जा रहा है वो इरानियंस का किया जा रहा है। और खुद इराकी और तालिबान के खिलाफ तो परसों प्रोटेस्ट हुए ईरान के अंदर कि तुम गद्दारी कर रहे हो, आयतुल्लाह के खून के साथ है, तुम किसी सूरत नहीं करोगे। तो अगर अपना हुर्मस की रेगुलेशन इनके हाथ में रहती है, सैंक्शंस के रिलीफ के हवाले से पैसा जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, मुझे लगता है इससे बड़ी उनकी कोई विक्ट्री नहीं है। तो मुझे लगता है इरानियन पिक्चर। ठीक, लास्टली उस्मान साहब, अभी सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आ रही है और ज़ाहिर है हम तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पे यकीन नहीं रखता। और बखूबी प्राइम मिनिस्टर ने भी, फिर वज़ीर ख़ारजा ने भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने और इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई मौसर और इंतहाई इफेक्टिव रहा है। अब कितने इम्कानात ये हैं अल्टीमेटली, जैसे आपने एक इशारा दिया कि पाकिस्तान को एम्बैरस करने की कोशिश की जाएगी, कि फ्राइडे को जिस तरीके से जो टाइमलाइन दी गई है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में ये मामला तय पा जाएंगे, इसके कितने इम्कानात आप देख रहे हैं कि इसको डेंट नहीं पहुंचेगा? ये जो कोशिश, ये जो काविश एक क्वाइट डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने की है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? मेरे ख्याल में उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाने की डेलिब्रेट एफर्ट नजर आती है कि आप अपने अलाइज को देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलाइज के साथ क्या किया, इंडिया के साथ क्या किया, यूरोप आपके सामने है, जापान, जनूबी कोरिया, मिडल ईस्ट के सारे कंट्री सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट गुड एट एम्बैरसिंग हिज अलाइज। और अभी भी सूरत हाल देखें, जब पाकिस्तान कह चुके हम ओवरसी करेंगे जुमे की उस तकरीब को, और आप खुद देखें, आपने रेहान इसको पूरा कवर किया कि पाकिस्तान ने रिलेंटलेस डिप्लोमेसी किया। हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी हो जाए, सियासी क़यादत ने जितना लेगवर्क किया, फॉरेन ऑफिस के लोगों ने नींद तक उनकी पूरी नहीं की हुई थी कि उन्होंने मुसलसल 3 महीने तक जो है शटल डिप्लोमेसी करके मामला को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। और इंडिया और इसराइल की लॉबी की वजह से अब वो तकरीब इस्लामाबाद में नहीं हो रही है और वो हो रही है स्विट्जरलैंड के अंदर। पूरा साउथ जो है वो बन गया हुआ था डिप्लोमेसी का हब, कतर हो जाए या पाकिस्तान हो जाए। अब दोबारा मामला जिनीवा की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो है ये चीज पहले जो है वो टेबल कर देंगे या वो चीज रिलीज कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की जो हमारी कोशिशें थी, संजीदा सफारती कोशिशें थी, जिसमें दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर हमने अवॉइड की, रीजन के अंदर रीजनल वॉर जो है उसके अंदर फ्रीकैन को पीछे किया और मामलात को डाइल्यूट करके हमने कोशिश की कि फिजल आउट हो जाए, उसको मुझे लगता है सैबोटाज करने की एफर्ट है। और मैं हर सूरत के अंदर इसके पीछे इजरायली लॉबी को देखता हूँ एक्टिव है। आपको याद होगा जैसे डील साइन हुई है, उन्होंने बैरूत के सबब्स के अंदर दाहिया में हमला इतना बड़ा किया कि खदशा ये था कि वहां पे नईम कासिम जो कि हिजबुल्लाह के लीडर है वो मारे गए हैं।
लेकिन वो शुक्र है कि वो अभी ऐसी कोई खबर है सच नहीं आई। तो मुझे लगता है कि सबुटाज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इस वक्त एक्टिव नजर आते हैं, इरानियन हौसले में हैं। और पाकिस्तान नो डाउट, हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो यही है। बाकी एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप के पास अपना बॉल है, वो देखते हैं कि वो अगले 2 दिन किस तरह से बिल्कुल सही। गुजारते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब, आपके नेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब जब एग्रीमेंट की बात हो रही है और अल्लाह करे कि खुश उसलूबी से अंजाम पा जाए, IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये कह रही हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि माशी तौर पे जितना मईशतें हिट हुई हैं वो रिकवर आसानी से या फौरी तौर पर कर जाएं। प्रोडिक्शंस क्या हैं इकॉनमी के हवाले से, इकोनॉमिक साइड को लेके बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर एक मफाहमती माहिदा तय पा गया और इस पेशरफ्त को खित्ते में कशीदगी के खात्मे की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जंग के बादल छटना शुरू हो गए हैं और एक ऐसे बहरान का इख्तिताम हो रहा है जिसने कई हफ्तों तक आलमी सियासत, आलमी तिजारत और तवानाई की मंडियों को अपनी लपेट में ले रखा। लेकिन हकीकत यह है कि जंग बंदी या अमन मुआहिदा किसी भी तनाज़े के तमाम असरात को फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करता। मैदान जंग में गोलियां रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि मईशतों पर पड़ने वाले झटके भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। यही वजह है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का हालिया बयान गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें उनका कहना है कि तवानाई बहरान और सप्लाई चेन में पैदा होने वाला तातुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी और माशी बहाली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि तवानाई की फराहमी को पहुँचने वाला झटका कितना शदीद था। अब ये बयान दरअसल इस हकीकत की निशानदेही करता है कि जंग बंदी के बावजूद आलमी मईशत को फौरी रिलीफ मिलने की तवक्को करना हकीकत पसंदाना नहीं होगा। जदीद आलमी मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई मईशत है। यही वजह है कि दुनिया के खित्ते में पैदा होने वाला बहरान हज़ारों मील दूर मौजूद ममालिक को भी मुतासर करता है। और देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान सबसे बड़ा खदशा तवानाई की फराहमी से मुताल्लिक था, क्योंकि मशरिक़ वस्ता दुनिया के तेल और गैस के ज़खायर का मरकज़ समझा जाता है। यही वजह है कि जंग के दौरान आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। शिपिंग कंपनीज़ ने इजाफी खतरात के बायस अपने किरायों में इजाफा किया और सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी की जानिब रुख करना शुरू कर दिया। गो के मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होने का अमल शुरू होगा, लेकिन वो नुकसानात जो पहले हो चुके हैं उनकी तलाफी में वक्त लगेगा। यही वो नुकता है जिसकी जानिब IMF की सरबराह ने इशारा किया है और इस हवाले से तवानाई के शोबे को पहुँचने वाला नुकसान सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस है। अगर किसी तनाज़े के दौरान तेल की तनसीबात, गैस के ज़खायर, पाइपलाइंस, बंदरगाहें या रिफाइनरीज मुतासर हों तो उनकी बहाली कई हफ्तों या बाज़ औक़ात कई महीनों पर मुहित हो सकती है। यही वजह है कि जंग बंदी के बावजूद आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतें फौरी तौर पर अपनी पुरानी सतह पर वापस नहीं आती। ख़रीदार ममालिक पहले ये देखते हैं कि सप्लाई कितनी मुस्तहकम है, जबकि सरमायाकार इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कहीं दोबारा कशीदगी तो पैदा नहीं हो रही। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है, जो आलमी माशी सरगर्मियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। फिर इसी तरह सप्लाई चेन का मसला भी उतना ही आम है। गुज़श्ता चंद बरसों में दुनिया ने देखा है कि कोरोना वबा के दौरान सप्लाई चेन में तातुल ने किस तरह आलमी मईशत को मुतासर किया था। इसी तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने भी इसी नौइयत के खदशात पैदा किए। बहरी रास्तों की बंदिश या महदूद दस्तियाबी, इंश्योरेंस अखराजात में इजाफा, माल बरदार जहाज़ों की ताख़ीर और तिजारती रास्तों पर सिक्योरिटी खतरात ने आलमी तिजारत की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। अब जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन सप्लाई चेन को दोबारा मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने के लिए वक्त दरकार होगा, क्योंकि कारोबारी इदारे फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करते, बल्कि वो हालात के मुकम्मल इस्तेहकाम का इंतज़ार करते हैं। यही वजह है कि आलमी तिजारत पर इस जंग के असरात कुछ अरसे तक महसूस किए जाते रहेंगे। फिर इसी तरह आलमी सतह पर सबसे बड़ा असर महंगाई की सूरत में सामने आ सकता है। जब तवानाई महंगी होती है तो तकरीबन हर शोबे की लागत बढ़ जाती है। फैक्ट्रीज़ की पैदावार, ट्रांसपोर्ट, खुराक की तरसील, सनती खाम माल और ख़िदमात के अखराजात में इजाफा होता है। गो के मुआहदे के बाद महंगाई के दबाव में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन जंग के दौरान पैदा होने वाले असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में वक्त लगेगा। इस वक्त डॉक्टर कैस असलम माहिर इक्तसादी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ाहिर है जैसे ही जंग बंदी या मुआहदे से मुताल्लिक़ ख़बर, पर्टिकुलरली रिसेंटली मुआहदे की बात आई, तो एक एपी सेंटर जो इकॉनमी बन गया था इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट का और माशी घुटन पैदा हो गई थी, तो यूँ लगा कि जैसे मईशत के लिए एक बड़ी मस्बत खबर है, ठंडी हवा का झोंका है। और ज़ाहिर है भी, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक पहुंचने में डॉक्टर साहब कितना वक्त दरकार होगा? शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा 7 दिनों के लिए है, 2 महीने के लिए। इसके दरमियान
एक और स्थिति है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इजराइल का लेबनान पे जो लड़ाई है वो अभी हल नहीं हुए, तो किसी वक्त भी ये फिर से मसले की तरफ जा सकता है, बट आई होप नहीं जाएगा। बट ये बात सही है कि ये जो तेल की कीमतें हैं, पहली बात तो ये हुई है कि नीचे आई हैं, 100 के ऊपर चली गई थी, अब $89 पे बैरल आई है, ये की और आएगी। बहुत सारे टैंकर, तेल बरदार टैंकर्स को नुकसान पहुंचा हुआ है, कुछ ईरान की तरफ से, कुछ शायद हुआ ये भी है कि ईरान ने वो माइंस बिछाई थी जहाँ से जहाज नहीं गुजर सकते, तो उनको भी ढूंढ के खत्म करना कुछ दिन लगेंगे। अमेरिकन फ्लीट ये कह रही है कि अभी हम गुजरने नहीं देंगे, तो कई इश्यूज हैं जो फिर हमारे यहाँ जब तेल की कीमत 400 से ऊपर चली गई ऑयल पेट्रोल की, तो ये जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 11.5 और 12% पे चली गई कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो ये नीचे आसानी से नहीं आएंगी। आई होप के पहले तो हमारा बजट भी बीच में आया है, तो आई होप के महीने 2 महीने लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाही हुई है उसको भी इस मुआहदे में हुतीज अभी शामिल नहीं है, वो रेड सी को कंट्रोल करते हैं जहाँ से सऊदी के जा रहा है। तो बट एट द सेम टाइम एक बात तो होगी कि अगर ईरान को इजाजत दे दी तेल बेचने की, तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम गैस और तेल दोनों जमीनी रास्ते से उनसे खरीद सकते हैं। बट आपकी बात सही है कि ये लगेंगे, ये टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे सारी। ठीक, ये तो जाहिर है एक एडेड बेनिफिट होगा कि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे से लिफ्ट की जाती हैं तो उसका हम कोई फ़ायदा उठा सके। जाहिर है ये तो एक एडेड बेनिफिट होगा, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन थी वो हमारे लिए ज़्यादा वर्स्ट इसलिए हो गई कि सप्लाई लाइन बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हुई, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जाहिर है और दीगर ममालिक के लिए भी, ऑयल ड्रिवन इकोनॉमीज़ के लिए। तो अब इसको आपकी पेशबंदी ये है कि 2 महीने का, और प्रोवाइडेड दैट के 60 रोज़ के बाद भी ये मुआहदा लास्ट करता है, कि इसके बाद भी ये देर पा जो है वो साबित होता है। तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो एकदम से आया है, इसका असर जायल होने में कितना वक्त दरकार होगा? ये भी 2 महीने के अंदर आप देखते हैं कि नलिफाई हो जाएगा? देखें, 3 बातें बहुत जरूरी हैं इस सारे के अंदर। पहली बात तो ये है कि तेल की फराहमी अब अगर कांस्टेंट हो जाए तो और इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आए तो हमारे भी यहाँ नीचे आएंगी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो आपकी दक्षिण साइड है वो अब इसका फायदा उठाते ज़्यादा सप्लाई करना शुरू करें। और तीसरी बात हुकूमत खुद है कि उसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो फाल हो जाएं और कीमतों को नीचे लाने में कामयाब हो जाए। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो फिर ये जो महंगाई हुई है इससे बढ़ सकती है, इससे कम होना बड़ा मुश्किल काम है। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था ये है कि एक बात तो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्कों को समझ आई होगी कि हमें ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, कि कभी भी ऐसा सिचुएशन जो आए तो हमारे पास फिर 2-3 महीने का तेल हो, ताकि हम अपनी प्राइसेस को राइट ऑफ कर सकें। हालांकि अभी भी हमने शायद प्राइसेस को उस लेवल पे राइट ऑफ किया है, मगर आवाम पे तो ये तो इन्फ्लेशन है, मेरा ख्याल है कि ये 11-12% पे जो पहुंची हुई है इसको कुछ होगा नीचे आने में, अगर आपकी सारी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो काम करना शुरू कर। ठीक, लास्टली ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी उसका इम्पैक्ट तो आएगी, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस भी तो हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उसमें से एक बुनियादी तौर पे और सबसे ज़्यादा पोर्शन ले जाती है। तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट तो हम स्लोली ग्रेजुअली देख रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा एस्पेक्ट है टैक्सेस वाला, जब तक वो इनकॉर्पोरेट इसी तरीके से रहेगा तो फिर क्या पेट्रोल की प्राइसेस हकीकी हो सकेंगी हमारे यहाँ?
बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात यह है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर और अवाम के दरमियान हुकूमत अपना हाथ रखे बैठे और हुकूमत हर जगह से पैसे इकट्ठे भी करती है। तो दो बातें इसमें हैं। एक यही है कि अगर हुकूमत अपनी लेवीज बढ़ाती रही या यही रखा है उन्होंने, तो फिर नेचुरली इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। दूसरी बात मुझे जो नहीं समझ आई वो ये है कि हम लेते हैं सऊदी तेल और वो भी 3 साल पे डेफर्ड पेमेंट में, हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे। तो मेरा ही नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादा अफेक्ट करना चाहिए था ये ऑयल प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पे। मगर आपकी बात सही है कि अगर हमने टैक्स लेवी से भी इकट्ठा करना है तो फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट के साथ फूड कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो एनर्जी और फूड प्राइसेस यहाँ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपनी सियासी हिकमत अमली के बाइस सवालात की जद में नजर आ रही है। एक जानिब पार्टी मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई उसकी अव्वलीन तरजीह है, दूसरी जानिब अमली इक़दामात इस दावे से मुताबिकत रखते दिखाई नहीं देते। जैसा कि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से सोशल मीडिया पर कारकुनान और पार्टी अहदेदारान को यह पैगाम दिया गया कि मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर कम अज़ कम 10,000 अफराद जमा किए जाएँ ताकि बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे को भरपूर अंदाज में उजागर किया जा सके। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से ऐलान सामने आया कि उसके तमाम अरकान अडयाला जेल जाने की बजाय पंजाब असम्बली के बजट इजलास में शिरकत करेंगे और असम्बली के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब यहाँ कई अहम सवालात जन्म लेते हैं। अगर पार्टी की तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी दबाव बढ़ाना थी तो फिर एहतजाज के लिए ऐसा दिन क्यों मुंतखब किया गया जिस दिन पंजाब असम्बली का बजट इजलास पहले से स्केजुअल था। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्टी और अलीमा खान को ये मालूम नहीं था कि बजट इजलास के बायस अरकान असम्बली की अक्सरियत ऐवान में मौजूद होगी, और अगर मालूम था तो फिर अडयाला जेल के बाद 10,000 अफराद जमा करने की अपील का मकसद क्या था। यही वो तजाद है जिसने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की फैसला साजी और सियासी मनसूबाबंदी पर सवालात खड़े कर दिए। हकीकत यह है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद से तहरीक इंसाफ अब तक कोई ऐसी मौसर सियासी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो सकी जो उनकी रिहाई के लिए फैसला कुन साबित हो सके। गो के पार्टी की जानिब से कई बार जलसों, एहतजाज, लॉन्ग मार्च और मुल्क गिर तहरीकों के ऐलानात किए गए, लेकिन ये ऐलानात अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी का एहतजाजी बयानिया कमज़ोर पड़ता गया और सियासी मुखालिफिन को ये मौक़िफ़ इख्तियार करने का मौका मिला कि तहरीक इंसाफ महज ऐलानात की सियासत कर रही है। देखा जाए तो इस वक्त पार्टी सियासी एतबार से भी जमूद का शिकार दिखाई देती है। तंजीमी सतह पर इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही, मुख्तलिफ धड़े अपनी अपनी राय रखते हैं और कई मामलात में मरकज़ी क़यादत में भी एकसुई नज़र नहीं आती। यही वजह है कि हर बड़े सियासी फैसले के बाद पार्टी के अंदर से भी तनकीदी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि बाज़ रहनुमाओं और अरकान के बारे में ये तासुर भी मौजूद है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकातों से गुरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें ये खदशा होता है कि कहीं उन्हें कोई ऐसा सियासी टास्क ना दे दिया जाए जिसके नतीजे में उन्हें कानूनी या सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहरहाल अब ये पहला तहरीक इंसाफ के सियासी फैसलों पर सवाल उठ रहे हों। गुज़श्ता कई महीनों के दौरान भी कई ऐसे मौक़े आए जब पार्टी ने बड़े बड़े ऐलानात किए, लेकिन उन ऐलानात के मुताबिक नताइज हासिल नहीं हो सके। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होते ही इस्लामी साल का एक नया बाब शुरू हो गया है, लेकिन ये महज एक नए कैलेंडर की इब्तदा नहीं बल्कि तारीख़ इस्लाम के उस अजीम तरीन सबक की याद दहानी है जिसने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया है। मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए इबादत, एहतसाब, सब्र और कुर्बानी का पैगाम लेकर आता है। यही वो महीना है जिसमें करबला के मैदान ने इंसानियत को ये सबक दिया कि उसूलों और हक़ के लिए खड़े होने वाले अफराद वक्ती तौर पर तादाद में कम और वसाइल में महदूद हो सकते हैं, लेकिन तारीख़ में कामयाबी हमेशा उन्हीं के हिस्से में आती है जो सच्चाई का आलम बुलंद रखते हैं। करबला का वाक़या महज एक तारीख़ी सानिया नहीं बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा ने जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के सामने सर झुकाने की बजाय कुर्बानी का रास्ता इख्तियार किया। ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि इक़्तिदार, ताकत और क़ुव्वत अगर इंसाफ से खाली हो जाए तो इसके सामने डट जाना ही हकीकी ईमान और किरदार की अलामत बनता है। इसलिए सदियों गुजर जाने के बावजूद करबला का जिक्र सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि एक फ़िक्र, एक नज़रिया और एक जिद्दोजहद की अलामत के तौर पर ज़िंदा है। आज जब दुनिया सियासी इंतशार,
माशी बेयकीनी, जंगों और समाजी तकसीम का शिकार है तो मुहर्रम का पैगाम पहले से कहीं ज़्यादा अहम महसूस होता है। करबला हमें सिखाती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन तारीख का फैसला अक्सर उन लोगों के हक़ में आता है जो अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहते हैं। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों के लिए हौसले और इस्तकामत की अलामत बन चुकी है। मुहर्रमुल हराम हमें अपने इनफरादी और इज्तिमाई रवैयों का जायज़ा लेने की दावत भी देता है। ये महीना इस बात का तकाजा करता है कि हम नफ़रत, तासुब और तकसीम की बजाय इत्तेहाद, बर्दाश्त और उख़ुवत को फ़रोग़ दें। अगर करबला के पैगाम को हक़ीक़त समझ लिया जाए तो माशरे में अदल, मसावात और इंसानी एहतराम की बुनियादें मज़ीद मजबूत हो सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।